हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है सुपर फास्ट रिवीजन 60 क्वेश्चन। और ये जो है फटाफट जो है ये सुपर फास्ट रिवीजन इसलिए है क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जो है, वैसे तो मैं टाइम वेस्ट करती ही नहीं हूँ, लेकिन अब इसमें सुपर फास्ट रिवीजन है, 60 क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहे क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ऐसी ही चल रही है। तो अभी तो मुंह पे मेकअप करके जो है मैं दिल पे पत्थर रख लिया, और इसलिए जो है अपना मुझे ब्रेक नहीं लेना था। हालांकि मैंने आज अपनी क्लास की छुट्टी कर रखी थी, लेकिन आप लोगों के लिए कि ब्रेक नहीं होना चाहिए क्योंकि यूट्यूब तो इतना महान है कि एक दिन क्लास ना लो अगले दिन लोग भूल जाते हो कौन हो कहाँ से आए हो। तो चलिए सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट हुआ हमारा सुपर फास्ट रिवीजन। अनदर नेम फॉर वर्ड्स लिब्रे इज, अनदर नेम फॉर वर्ड्स लिब्रे, फटाफट देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। अनदर नेम फॉर वर्ड्स लिब्रे इज, वर्ड्स लिब्रे ये इज दैट इज ब्लैंक वर्ड्स, उसका है दैट इज ब्लैंक वर्ड्स, दैट इज हो क्या बोल रही हूँ कुछ। वर्ड्स लिब्रे के लिए अनदर नेम होता है फ्री वर्ड्स, यानी कि जिसमें ना मीटर होता ना राइम स्कीम होती। ब्लैंक वर्ड्स तो वो होता है जिसमें मीटर भले ही ना, वो राइम स्कीम भले ही ना हो लेकिन मीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। तो वर्ड्स लिब्रे मतलब जो वर्ड्स अपने आप में फ्री होती है। एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोइट्री इज वन दैट यूजेस लैंग्वेज अलोन, वर्ड्स एंड पिक्चर्स, पिक्चर्स या राइम। देखो क्वेश्चन आया, चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। एरिस्टोटल के हिसाब से पोइट्री जो होती है वो यूज करती है लैंग्वेज, लैंग्वेज एज इट्स मीडियम। पेंटिंग की तरह वो कलर और फॉर्म यूज नहीं करती है, लैंग्वेज अलोन। द आंसर इज ए, लैंग्वेज अलोन। Allegro by John Milton celebrates the activities of Dash, whereas Penseroso muses on the sight, sounds, and emotions associated with. Allegro by John Milton celebrates the activities of Dash, whereas Penseroso muses on the sight, sounds, and emotions associated with. तो ये है आपका, इसका सही जवाब है, एंड दैट इज अलीग्रो जो है वो एक्टिविटी सेलिब्रेट करती है, एक्टिविटीज़ की डे टाइम की। और पेंसिरोसो म्यूज करता है डार्कनेस पे। पेंसिरोसो म्यूज ऑन द साइड, साउंड्स एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद डार्कनेस, डे टाइम डार्कनेस। कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन वॉज प्रिंटेड एनोनिमसली इन डैश इन अ क्वार्टो इशूड बाय बुक सेलर। ये क्वेश्चंस मैंने सारे जो हैं वो जो है यहाँ से मैंने ये वाले जो हैं एआई से लिए हैं। ये एआई से लिए हुए क्वेश्चंस हैं कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं वो एआई से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि एआई से आपको हो सकता है किसी उससे मिलते जुलते हुए लगे कि हाँ भाई ये इसके हैं उसके हैं, तो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि मैंने इनको एआई से लिया है और चैट जीपीटी से नहीं लिए गए हैं। लेकिन मैंने मेरा जो मेरे पास मैंने ले रखे हैं मीडियम्स, उनमें से मैंने लिया है इसको। तो ये है कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन वॉज प्रिंटेड एनोनिमसली इन। कॉमर्स जो है वो जो प्रिंट हुआ था एनोनिमसली, कॉमर्स एनोनिमसली यानी कि बिना नाम के पब्लिश हुआ था। क्वार्टो इशूड बाय अ बुक सेलर, और वो था 1637 में। आप सभी को पता है, इसमें एक ही लाइन आ रहा है, 1637 में पब्लिश हुआ था। मतलब वैसे तो जॉन मिल्टन के मोस्टली जो वर्क्स थे ना वो बाद में पोएम्स बाय मिस्टर जॉन मिल्टन के नाम से हुए थे, लेकिन ये ना एनोनिमसली बिना जॉन मिल्टन के नाम के पब्लिश हुआ था, हम्फ्रे रॉबिन्सन के द्वारा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहूँगी क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम बता ही देते हैं। देखिए कॉमर्स का जो पूरा टाइटल है वो आपको पता ही है, मास प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1637 में एक क्वार्टो एडिशन में, जो कि क्वार्टो एडिशन में हुआ था। और ये बुक सेलर था जो नाम था जिनका हम्फ्रे रॉबिन्सन। जॉन मिल्टन ने बाद में इनको जो है, मैंने बताया था पोएम्स बाय मिस्टर जॉन मिल्टन, 1645 में इसको जो है जब वो पब्लिश हुआ था वो हम्फ्रे मोस्ले के द्वारा पब्लिश हुआ था। लेकिन जब बिना नाम के जब पब्लिश हुआ था तो हम्फ्रे रॉबिन्सन के द्वारा हुआ था, मतलब पब्लिश हुआ था पहले भी। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच। देखो भाई ये बात ये है कि ये एक हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल, हैप्पीनेस को कंपेयर करा गया है
मतलब एक नाटक के पार्ट से, तो ये है आपका दैट इज मेटाफर। द आंसर इज डी, मेटाफर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपॉस्ट्रफी? मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। पेट्रियटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम? इसका सही आंसर है आपका बी, पेट्रियटिज्म को संबोधित किया जा रहा है, सो द आंसर इज बी। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द पेन इज माइटियर देन सोड। देखो भाई, पेन और सोड है, तो यहाँ पर जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो ह्यूमन बींग्स की जगह इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा रहा है, नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये है आपका दैट इज मेटोनमी। नेम ऑफ चेंज ऑफ नेम इज मेटोनमी। What figure of speech is in the man is no fool, and that is Litotes. The man is no fool, Litotes. Find the figure of speech in to err is human to forgive divine. To err is human to forgive divine, और ये है to err is human to forgive divine। ये आपका दो स्टेटमेंट्स को साइड बाय साइड रखा गया है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, और इसे कहते हैं एंटीथीसिस। द आंसर इज डी, एंटीथीसिस। द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, सब्सटीट्यूशन जब हम एक पार्ट से, जैसे कि गिव मी दाई ईयर, ओहो ईयर, तो मुझे अपना कान दो, मतलब मेरी बात सुनो, कान से पूरे ह्यूमन बीइंग को कहा है कि, और जैसे है कि मोर हैंड्स मोर पावर, तो हैंड से पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बताया गया है, दैट इज सिनेक्डोकी, पार्ट फॉर होल या होल फॉर पार्ट। द राइमिंग ऑफ वॉल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। द राइमिंग ऑफ वॉल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, जब वॉल साउंड्स रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। वैसे तो ये सेम लेटर रिपीटिशन होता है, अलोन अलोन ऑल अलोन, तो दैट इज बता दो भैया आप, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, क्या है? एंड दैट इज, देखो, द राइमिंग ऑफ वॉल साउंड विदाउट कॉन्सोनेंट्स इज कॉल्ड एसोनेंस। और देखिए, वैसे तो यहाँ पर यही चीज़ अलोन अलोन ऑल अलोन वाला भी आया था, एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगी। देखिए एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों को इसका, देखिए वॉल राइम है, ग्रीफ कीप्स, इसे वॉल राइम भी कहा जाता है। ग्रीफ क्रीप्स इन जस्ट लाइक अ थीफ, थीफ है ये, थीम लिख दिया मैंने। देखिए ग्रीफ, क्रीप, लाइक, इन, लाइक, थीफ, तो यहाँ पर ये देखिए ये जो साउंड रिपीट हो रहा है ना, वॉल्स हो रहे हैं। देखिए ग्रीफ, ई, लॉन्ग ई साउंड हो रहा है, इनमें तो नहीं हो रहा है, ये लॉन्ग ई साउंड जो है, ग्रीफ, क्रीप, थीफ, इसमें हो रहा है। इन तो छोटी ई की मात्रा हो गई है, तो ग्रीफ, क्रीप और ये थीफ में वॉल साउंड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या होता है, एसोनेंस होता है, मतलब रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉल साउंड्स होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये रिपीट होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो इसमें जो है इसे वॉल राइम भी कहा जाता है, एंड दैट इज असोनेंस। जब सेम लेटर रिपीटिशन होता है तो एलिट्रेशन होता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन, अलोन अलोन ऑल अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी? तो वो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई ना, अलोन अलोन ऑल अलोन ऑन अ वाइड, जब एक सेम लेटर जो है उसके साथ सेम कॉन्सोनेंट भी रिपीट होता है, वो एलिट्रेशन होता है। ये गलती लोग इसको एसोनेंस कर आए थे, ये एलिट्रेशन है क्योंकि वॉल साउंडिंग हो गया था। What is the figure of speech in the following sentence? Authority forgets a dying king.
अथॉरिटी को ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया जा रहा है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर. जिन्होंने सब शेक्सपियर की जो जिसे कहना चाहिए उनकी बायोग्राफी जो है वो लिखी थी, और पहली बायोग्राफी थी, एंड दैट वाज निकोलस रो. द आंसर इज नहीं, ब्रीफ लाइव्स में है, ये जॉन ऑब्रे है, या एक मिनट मेरे को लेट मी चेक एज वेल. जॉन ऑब्रे, निकोलस रोन नहीं है, ये जॉन ऑब्रे हैं, और ब्रीफ लाइव्स में दिया है इन्होंने. ये भी देख लीजिएगा, ये भी कही हुआ है ब्रीफ लाइव्स में, ब्रीफ लाइव्स में दिया है इन्होंने जॉन ऑब्रे ने 1626-1697 में. ये उन्होंने ये बताया था कि शेक्सपियर हैड वंस वर्कड एज अ कंट्री स्कूल मास्टर, और ये ब्रीफ लाइव्स में. कई बार ऐसे भी आता है इनमें से कौन सा जो वर्क है वो शेक्सपियर के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा भी आ जाता है. एक वो बायोग्राफिकल नोट्स का जॉन ऑब्रे का कलेक्शन था जिसका नाम था ब्रीफ लाइव्स. शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंडन इन, एंड दैट इज वैसे तो पता नहीं है कब गए थे, मगर फिर भी ये माना जाता है कि 1587 जो है वो माना जाता है कि ये लेफ्ट लंदन अराउंड 1587. इस तरीके के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है मगर फिर भी. रीचिंग लंदन इन 1587, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो अभी ऊपर पूछा है, फिर उसमें नीचे 1587 में शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन करा. तो शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, और ऐसा नहीं था वहाँ जाते ही उनको काम मिल गया था. वहाँ पहले उन्होंने बहुत सारे ऑड जॉब्स करे, तब जाकर उन्हें एक प्ले राइट का काम मिला था. ऑन August 11, 1596, वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11. उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, एंड दैट वाज हैमलेट. एक ही बेटा था उनके, एंड दैट वाज हैमलेट. Between what period did William Shakespeare begin a successful career in London? अब देखो यहाँ पर ये जो हो ही जाता है कि जब 1587 में गए थे तो 1585 से कैसे हुआ, मगर फिर भी यही मानते हैं, उनका पीरियड का जो टाइम माना जाता है वो यही माना जाता है 1585 एंड 1592. लॉस्ट ईयर्स किसको माना जाता है? लॉस्ट ईयर्स कौन से माने जाते हैं? अब इसका भी यही माना जाता है, मतलब उनका जो है शेक्सपियर राइज एज एन एक्टर भी वही माना जाता है, लॉस्ट ईयर्स भी वही माने जाते हैं उनके, है नहीं बेवकूफ़ी. लंदन थिएटर वर्ल्ड में जब उनका नाम पहली बार लिया गया था, वही उनके ग्रोथ ईयर्स है, वही उनके लॉस्ट ईयर्स है. लंदन उनके बैप्टिज्म हुआ था 1585 से 92, उनके दोनों बच्चों का बैप्टिज्म हुआ था. और उसके बाद जो है मतलब ये कहा जाता है कि लंदन थिएटर वर्ल्ड में उनका नाम लिया जाने लगा था, तो यही लॉस्ट ईयर्स भी कहलाते हैं, यही उनके ग्रोथ ईयर्स भी कहलाते हैं. विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम. ये भी एक वैसा क्वेश्चन है, फिर भी आपको बताना तो है ही. तो चलो शुरू करते हैं. देखिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, शेक्सपियर का नाम सबसे पहले ऑथर के रूप में आया था लव लेबर लॉस्ट में. लव लेबर लॉस्ट ये क्वार्टो फॉर्मेट में 1598 में पब्लिश हुआ था. क्वार्टो फॉर्मेट में 1598 में पब्लिश हुआ था, और टाइटल पेज पर विलियम शेक्सपियर का नाम था. When did Shakespeare write his play? 15th and 16th centuries. No, 16th and 17th century. है ना, 16th and 17th में क्वीन एलिजाबेथ के समय में और जेम्स फर्स्ट के समय में, 16th and 17th century. 1589 to 1613 है ना जो उनका माना जाता है, रफली जो उनका पीरियड माना जाता है वो 1589 से 1613 के बीच में ही तो माना जाता है. तो 16th and 17th century. What was the theatre in London that Shakespeare was associated with? सबको पता है, and that is the Globe, which was built in 1599.
और पहला प्ले हुआ था इसमें जूलियस सीजर। Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? Wooden, Globe, Rose Curtain, और वो भी वही है Globe। द ग्लोब या ग्लोब, अगर दोनों में नाम दिए गए ना तो द ग्लोब चुनना, ग्लोब। Shakespeare purchased shares in the Globe Theatre in 1597, 1598, 1599, 1600। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है, ग्लोब थिएटर बन के खड़ा हुआ था 1599 में। ये बना था द थिएटर नाम के जो एक पहला जो थिएटर था शोडेज पे जो बना हुआ था, उसकी लकड़ियों से बना था। तो शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में कब अपने शेयर्स जो हैं वो खरीदे थे, और उन्होंने खरीदे थे 1599 में, दैट इज 1599। What was the first name of the playing company Kingsmen that William Shakespeare partly owned? उसका नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। पहले किंग्स जो है, पहले लॉर्ड चैम्बरलेन मेन था, फिर बाद में जब कोई जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आए तो किंग्समैन हो गया था। What happened to the Globe Theatre in 1613? 1613 में जल गया था बेचारा, it burned down। How is Sam Vanmaker connected with Shakespeare? सैम वैनमेकर जो है शेक्सपियर से कैसे जुड़े हुए? ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, कई किताबों में, कई प्रैक्टिस सेट्स में, इनमें देखे होंगे एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन। तो वही वाली बात है, मैंने भी आज ऐसे कहा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस मुझे चाहिए जो ऑफ्ट रिपीटेड है, विभिन्न प्रकार के उसमें आ रहे हैं, तो इसी तरीके के मैंने तैयार करे हैं जिससे लोग फटाफट क्विक रिविजन हो जाए। यस, एक ये सबसे पहले सैम वैनमेकर कौन थे? सैम वैनमेकर जो है ये अमेरिकन डायरेक्टर या एक्टर थे, और इन्होंने जो है, इट वाज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब। अमेरिकन एक्टर डायरेक्टर। वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? अब देखो ये वही वाली चीज़ आ गई, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन है ये। अब यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है, क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ सही दे रखी है, वही जो लोगों को सुननी होती है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन की जगह स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवॉन दे रखा है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन है, जब शेक्सपियर अपने घर गए थे, दैट वाज स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ये क्या है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन एक मिडिवल मार्केट टाउन है इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में। ये विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है, और जो है यहाँ पर ये इसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। तो यहाँ पर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन करिए, वही सही होता है, अदरवाइज वो गलत ही माना जाता है। Who opines there is neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition? और ये हैं हमारे सबसे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो उन्होंने अपने प्रीफेस में कही थी ये वाली बात। तो ये है, ये उन्होंने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में कहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। The complete title of the poem Tintern Abbey is lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintern Abbey first time? 5 साल पहले गए थे, यानी कि 1793। ऐसे तो क्वेश्चन ही पढ़ने में समय लग जाता, जैसे कल IAS वाले क्वेश्चन आए थे, इतने लंबे लंबे एक एक पेज के क्वेश्चन थे। Who has called Wordsworth a moral eunuch? मॉरल यनक उन्हें कहा था शैले ने, और ये शैले ने उन्हें तब कहा था जब उन्होंने अपने उन्होंने अपने पॉलिटिकल विचार जो हैं बदल लिए थे। सडनली वो विग से टोरी हो गए थे, यानी कि वो कंजर्वेटिव हो गए थे, तब उन्हें शैले ने कहा था अब मॉरल यनक। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री? एंड दैट्स बी, T.S. Eliot। The answer is B, T.S. Eliot. Which sonnet of Gray
वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि ग्रे के कौन से सोनेट को उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में लिया है, एंड दैट इज ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। हु प्लेड द पार्ट ऑफ थायरसिस इन मिल्टन कॉमर्स, मिल्टन का कॉमर्स एक मास्क है, चेस्टिटी उसकी थीम है, उसमें थायरसिस की जो पार्ट प्ले किया था वो मिल्टन के फ्रेंड हेनरी लावस ने करा था। Who praised Milton in his sonnet London 1802 in these words, thy soul was like a star and dwelt apart, thou hadst a voice whose sound was like the sea। ये मिल्टन को प्रेज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। When there is a comparison between objects, we use dash case are pronounced after them। देखिए, when there is a comparison between objects, we use dash case pronouns after them। अगर हम ये बोलते हैं ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर करिएगा। यहां पर जब ऑब्जेक्ट्स की तुलना करें, आई लव यू मोर देन डैश, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मोर देन मैं तुमसे उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है। एक ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ होती है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, लेकिन यहाँ पे आई लव हर मोर देन ही लव्स हर, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है। आई लव यू मोर देन, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम और वह दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर जो है मोर देन हिम, तो जब ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी तो कौन सा केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। In which poem Wordsworth has eulogized Milton in these words, Milton, thou shouldst be living at this hour, England had need of thee, she is a fan of stagnant waters। इसका सही जवाब है लंदन 1802 to Milton। The ode on the morning of Christ's nativity was begun on, ये उनके अर्ली पोएम्स में से एक है, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? And the answer is that is Christmas Day 1629। Christmas Day 1629, the answer is A, Christmas Day 1629। तो देखो सुपर फास्ट रिवीजन ही चल रहा है मेरा। Whom did Milton consider his master? ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Whom did Milton consider his answer, and that is ये है एडमंड स्पेंसर। और जॉन मिल्टन ने ओपनली ये कहा था कि वह एडमंड स्पेंसर को और लोगों से बेहतर मानते हैं और उन्हें अपना मास्टर जो है वो कंसिडर करते हैं। Who is given solitary punishment in the justice, and that is A, Falder। In which play of Galsworthy do we have William Falder? देखा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल और इसी तरीके के क्वेश्चन हो रहे हैं। ये तो ऐसे ही पेपर बन गया, मुझे लग रहा है इसी तरीके का पेपर बन गया ये। दैट इज जस्टिस गॉल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, एंड दैट वाज द फोरसाइट सागा, जो कि एक बॉर्जिस क्लास की कहानी है। मिल्टन्स लिसिडस इज अ सटायर ऑन एपिस्कोपेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। देखो भाई, ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे कई बार पूछते हैं,
तो यह जो है लिसिडस एक सटायर है, क्योंकि एक वैसे तो ये एक एलिजी है, लेकिन इसमें उन्होंने अपने दोस्त के ऊपर जो है अपने दोस्त के ऊपर एक एलिजी लिखने के साथ साथ उन्होंने अपनी पोइटिक थ्योरी भी इसमें बताई है। तो उसमें उन्होंने एपिस्कोपेसी को भी जो है वर्मिन कह के पुकारा है, और सन्स ऑफ बिलायल जो है वो भी कहा है। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ चार्ल्स फर्स्ट जो उनको केवेलियर्स को भी कहा है। तो दैट इज बोथ ए एंड बी। Who is referred to in the following phrase by Milton? Grim wolf with privy paw. देखिए ये कहा है उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को, रोमन कैथोलिक चर्च को कहा है। और इसका ये है कि मिल्टन में एक मिल्टन ने लिसिडस में एक मेटाफोरिकल टर्म यूज़ किया है कि जो क्लर्जी है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं, और उनका एक ही है कन्वर्जन एफर्ट्स, तो इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च को। इन द फर्स्ट एडिशन पैराडाइज लॉस्ट वॉज प्रिंटेड इन, फर्स्ट एडिशन में आई थी वो 1667 में 10 बुक्स में, बाद में हो गई थी 12 में। ब्यूटिफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी पैराडाइज लॉस्ट वॉज अ रिमार्क बाय, किसने कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट इज अ ब्यूटिफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, एंड दैट इज जॉन कीट्स, दैट इज जॉन कीट्स। कहते हैं कि जॉन कीट्स ने अपनी जो उनके पास पैराडाइज लॉस्ट की एक अपनी पर्सनल कॉपी थी, उसकी मार्जिन्स पे उन्होंने लिखा था ब्यूटिफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी। What is referred to by the phrase forbidden tree in Paradise Lost? देखो ये एक चीज़, एक बड़ा बढ़िया सा फैक्ट है कि किसी को ये नहीं पता कि जो फॉरबिडन ट्री था वो एक्चुअली पेड़ था किस चीज़ का, किसी को नहीं पता वो पेड़ किस चीज़ का था। ये तो बाद में जब हाई एंड रेनेसां और पेंटिंग्स बनी और उसमें एप्पल ट्री दिखाया गया, किसी को भी नहीं पता। कई जगह पर आपको वो अंगूर का पेड़ भी मिल जाएगा, लेकिन ये तो पेंटिंग्स वगैरह में। तो सिर्फ फॉरबिडन ट्री ट्री ऑफ नॉलेज को कहा जाता है, मगर फ्रूट कौन सा था किसी को नहीं पता। ये तो बाद में पेंटिंग्स वगैरह से उसको जो है वो एप्पल ट्री कहा जाने लगा। In one of Galsworthy's following plays occur, we all cut each other's throats from the best of motives, and that is C, loyalties. That is C, loyalties. In which of Galsworthy's play the following lines occur? The world is a fine place for those who go out to take it. There's a lot of unknown stuff in it yet. The world is a fine place for those who go out to take it. There's a lot of unknown stuff in it yet. And that is Man of Devon. The answer is a Man of Devon. ये कोट्स में थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाता है ना। यही है मेरे ख्याल से इसका। फिर भी मेरे को एक बार चेक तो कर लिया था मैंने, मगर फिर भी यस ये मैन ऑफ डेवॉन की ही है। हालांकि ये सेम लाइन अर्नेस्ट हेमिंगवे ने भी अपने नॉवल में यूज़ करी है, फॉर हुम द बेल टोल्स में। द वर्ल्ड इज़ अ फाइन प्लेस एंड वर्थ द फाइटिंग फॉर एंड आई हेट वेरी मच टू लीव इट। अ मैन ऑफ डेवॉन की लाइन है वैसे ही। कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सटर्नल एंड, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं वो दो होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रही होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट पर ही जो है एक ट्रेजेडी जो खड़ी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट पे ही खड़ी होती है। अभी क्वेश्चन है डेनोटेशन मीन्स। डेनोटेशन और कॉनोटेशन होता है। डेनोटेशन को याद रखने का तरीका होता है डिक्शनरी मीनिंग से।
तो लिटरल और प्राइमरी में, तो डिक्शनरी से, डी से डिक्शनरी से याद कर लीजिए, द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसे डेनोटेशन कहते हैं. A feeling or idea that is suggested by a particular word and not merely the literal meaning or something suggested by an object or situation. जब हम किसी वर्ड को देखकर उससे वर्ड से कोई फीलिंग आती है, फील होम, फील एट होम, तो होम से एक कोजी सी चीज़ आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉनोटेशन. दैट इज जो फीलिंग से जुड़ा हुआ हो, दैट इज कॉनोटेशन. अ सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट्स स्पेशली इन अ प्ले. जो टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं जब बिल्कुल जो है ना अच्छे से बुरा हो जाता है, जो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा पूरा सब कुछ चेंज हो जाना, एंड दैट इज पेरिपीटिया. अब इनिशियो द लिटरेरी टर्म मीनिंग, अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज फ्रॉम द बिगनिंग. इन विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी देयर इज अ कैरेक्टर हिलक्रिस्ट. हिलक्रिस्ट और जो है वो है स्किन गेम में, जिसमें नो व्यू रिच और पुराने रिच की कहानी है. अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज अ पॉलिटिकल इवेंट और सिचुएशन दैट कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स आइडिया दैट एग्जामिन्स इट एंड प्रोवाइड्स अ जजमेंट, स्पेशली अ नेगेटिव वन इज कॉल्ड, दैट इज क्रिटिकी. द आंसर इज क्रिटिकी. The use of words and phrases in speech or writing is called, words का जो use किया जाता है, that is diction. Bitter, forceful and usually against someone or something, that is diatribe. In which play of Goldsworthy we have a Jewish upper class man. Jewish upper class man is in loyalties. Loyalties crisscross each other. And the last question for today. The first version of the poem Resolution and Independence was written under the title. लिखा गया था द लीच गैदरर के नाम से. दैट वॉज रिटन द लीच गैदरर. ठीक है जी. तो ये था आपका आज का सेशन. बाकी कल मैं कुछ और जो है वो करवाऊंगी, किसी और उसमें से करवाऊंगी. ठीक है जी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.